जय हिंद। ये वीडियो जो होगा बीपीएससी 3.0 15 मार्च को जो 1 to 5 का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं, डिटेल में किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे उसमें मैं 40 नंबर्स के जो जनरल पेपर्स हैं उन्हीं को सॉल्व करवा रही। तो इसमें क्या है, 1 to 5 वाले जो एग्जाम में था ना, तो स्टार्टिंग जो है 1 to 16 क्वेश्चन नंबर जो थे वो मैथ्स के थे। तो मैथ्स के जो मैंने सारे 1 से लेके 16 तक क्वेश्चंस को जो है करवा दिया है, तो वो प्रीवियस वीडियो में डल गई है, तो वो भी आप जरूर देखें। क्योंकि जो भी टॉपिक मैथ्स के पूछे गए हैं उन टॉपिक्स के फॉर्मूले भी मैंने वहां ऐड ऑन कर दिया है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आता है, इजी ही आता है बीपीएससी में, तो आप बना सको। और मैंने सारे जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उसमें मैंने डाल दिया है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखें। और ये जो होगा 17 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जो साइंस के क्वेश्चंस और आपके हिस्ट्री वगैरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे देखेंगे अभी, तो वो स्टार्ट होते हैं। तो चलिए हम ये वाला वीडियो स्टार्ट करेंगे आज 17 नंबर से, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें, मैथ्स भी एक रोल जरूर निभाता है और वो सभी क्लास के लिए हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे 1 to 5 से लेके 11 12 तक भी है, जो मैथ्स का लेवल जो होता है एवरेज सेम ही रहता है, ज्यादातर अंतर नहीं रहता है। तो वो जरूर वीडियो देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए, और थोड़ा सा वीडियो भी आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, जिससे थोड़ा सा औरों तक भी पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन जो था ये था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर 12th अध्याय जो है एनसीईआरटी का आप पढ़ेंगे विद्युत, तो उसमें ये लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है कि विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की जो मापन की जाती है, ध्यान रखिएगा वहां पे लिखा है मापन, ठीक है। मापन की जाती है तो वो किससे की जाती है, एमीटर से की जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, पहले तो मुझे भी लगा था कि एमीटर आंसर होगा, लेकिन ध्यान से अब अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है पहचान होती है, यानी कि आपको विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान करनी है, ठीक है। तो पहचान जो है हम गैल्वेनोमीटर से करते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर एग्जैक्ट जो हो जाना चाहिए वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। इस पे आप लोग भी थोड़ा सा जरूर रिसर्च कीजिएगा कि ये इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर होता है, क्योंकि देखिए गैल्वेनोमीटर से जो है ना विद्युत की प्रबलता नापी जाती है। कहीं भी आप देखोगे लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा की जो प्रबलता है, यानी कि पहचान और दिशा कैसे नापते हैं कि किस दिशा में धारा जो प्रवाहित हो रही है, तो दिशा सूचक का काम भी कौन करता है, ये आपका गैल्वेनोमीटर करता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अगर विद्युत मीटर जो मीटर जो है आपका, तो वो विद्युत धारा की तीव्रता या जो कितनी धारा जो है प्रवाहित हो रही है, ये सब जो है बताता है आपका कौन सा, एमीटर बताता है। वहीं पे आप अगर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की जो है ना आपकी एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। तो ध्यान रखिएगा, इनको जो है एम्पियर में जो सूचक होता है, इनका एसआई सूचक एम्पियर में मापा जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन पे जो है ना आप लोग एक बार एनालिसिस जरूर कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो धारा के प्रति हम देखते हैं थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर का क्या है। गैल्वेनोमीटर विशेष रूप से छोटी धाराओं के प्रति संवेदनशील होता है, जिससे यह किसी सर्किट में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब मापन और आपका पता लगाने में क्या अंतर है देख लीजिए। तो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाना जो है एक गुणात्मक कार्य हो गया, ठीक। और वहीं पे आप देखेंगे सटीक मात्रा को मापना क्या हो जाएगा, मात्रात्मक। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो गैल्वेनोमीटर जो है पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि ए मीटर जो है मापन यंत्र है, जिससे विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको मापने के लिए किया जाता है। या आपसे ये भी पूछ दे कि विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ए मीटर से ही मापी जाती है। किस इसका एसआई सूचक क्या है, तो एम्पियर है। हाँ, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए गैल्वेनोमीटर के बारे में देख लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विशेष रूप से सर्किट में विद्युत धारा का पता लगाने और संकेत देने के लिए भी किया जाता है। हाँ, अत्यधिक संवेदनशील और बहुत छोटी धाराओं को भी ये क्या करता है, पता लगा के बता देता है, यानी कि पता लगाने में ये सक्षम है। आगे देखते हैं गैल्वेनोमीटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, ये भी देख लीजिए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई धारावाही कुंडली टॉर्क का अनुभव करती है पहले। फिर ये यांत्रिक गति जिसे अक्सर पैमाने पर चलती हुई सुई द्वारा दर्शाया जाता है। करंट की उपस्थिति को दर्शाता है। ये गैल्वेनोमीटर का प्राथमिक कार्य जो था करंट की मात्रा को मापना नहीं था, बल्कि इसकी उपस्थिति या दिशा को इंगित करना था, ठीक है। तो याद रखिए कि गैल्वेनोमीटर को पहले किस रूप में यूज किया जाता था।
अगला जो आपका ऑप्शन में था जनरेटर या विद्युत जनित्र जो भी कहिए, या जनरेटर कहिए या आप इसको डायनेमो कहिए, तो डायनेमो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जनरेटर विद्युत जनित्र जिसको कहते हैं, और या डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखना है आपको कि ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो या तो डायनेमो याद रहे तो याद रखिएगा, कि या भी शॉर्ट फॉर्म में याद रखा कीजिए ताकि एग्जाम में जो है याद रहा करे। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। या जया भी याद रखिए, अगर जनरेटर नहीं याद रहेगा तो ये याद रहेगा कि जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ठीक अगर इसका उल्टा लेना हो तो कौन सा हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है आपका, इसके विपरीत करता है, यानी कि वो विद्युत को जो है यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए विद्युत मोटर दे देता है कि किस में चेंज करता है, विद्युत मोटर। तो इसका याद रख लीजिएगा आप, बी या, ठीक है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा विद्युत मोटर। अब अगर वही पूछा जाए आपसे, जनरेटर जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप लोगों को पता होगा कि माइकल फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत दिए थे, उन्हीं के सिद्धांत पे जो है ये आपका जनरेटर कार्य करता है। ठीक है, तो पूछा जाए आपका जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब अगला दिया था एमीटर, तो एमीटर के बारे में भी देख लेते हैं। तो एमीटर देखिए एक उपकरण है जिससे आपका करंट में जो मतलब सर्किट में जो करंट प्रवाह होती है उसके लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन एम्पियर में करंट के परिमाण को मापने पर जोर दिया जाता है। हालांकि यह मात्रात्मक माप प्रदान करने के करके करंट प्रवाह की पहचान करता है, लेकिन मात्र पता लगाने के बजाय माप के लिए इसकी विशिष्टता है। तो अब अपना ऑप्शन जो दिया था उसमें कौन सा सटीक आंसर हो जाना चाहिए, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो ये जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वातावरणीय अपवर्तन। अब यहाँ आप एक चीज याद रखेंगे, जब भी आपको वस्तु की बात की जा रही हो ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सी प्रक्रिया होगी, अपवर्तन की प्रक्रिया होगी। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है, जब भी वस्तु की बात हो रही होगी तो आपका अपवर्तन की क्रिया की बात हो रही होगी, या इसमें भी वह, इसमें भी वह। ठीक है, इससे याद रख लीजिएगा। दूसरा चीज ये कि जब भी रंग की बात की जा रही हो, कि आपको मान लीजिए हरा नीला पीला जो भी कलर दिखता है, तो वो रंग क्यों दिखता है, तो वो दिखता है आपका प्रकीर्णन की वजह से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मतलब इस शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा आप याद रखोगे ना, तो क्वेश्चन जो है नहीं बन रहे हो तो बनाने में इजी हो जाता है। तो वस्तु की बात हो रही होगी कि आपको वो वस्तु क्यों दिखता है, तो अपवर्तन की वजह से दिखता होगा। और अगर रंग की बात की जा रही होगी कि कोई रंग क्यों दिखता है, तो वो प्रकीर्णन की वजह से होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया का, तो यानी कि सितारे क्या एक तरह से वस्तु समझिए, तो ये किस टाइप का होगा, अपवर्तन का बात होगा। और वही आपको पूछ दे कि सितारे जो है, आपके जो तारे जो है वो येलो कलर के क्यों दिखते हैं, पीले कलर के क्यों दिखते हैं, वैसे तो वो तापमान की वजह से होता है उनके अंदर, लेकिन वो अगर पूछे आपको क्यों ऐसा दिखता है, तो प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप मतलब दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब चलिए उसके बारे में देख लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो प्रकाश के बंकन से, यानी प्रकाश का बंकन मतलब मुड़ जाना। ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, जिसमें परिवर्तित घनत्व और अपवर्तन सूचकांक होते हैं। यह ऑप्टिकल घटना तारों जैसे आकाशीय पिंडों से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने के तरीके को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब देखिए तारों की जो स्थिति है आकाश में, क्या वो आपको एकदम एग्जैक्ट जो स्थिति है वही दिखती है, नहीं दिखती है, वो भी हम आगे देखेंगे। अब प्रकाश बंकन मैंने बता दिया कि जैसे ही किसी तारे से प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, वह वायुमंडल के बदलते घनत्व के कारण थोड़ा सा क्या होती है, मुड़ जाती है। उसी को क्या कहते हैं, बंकन कहते हैं। और उस बंकन की वजह से क्या होता है, जो आपका करंट का जो प्रकाश का जो पथ होता है, वो वक्राकार पथ का जो है अनुसरण करती है। ठीक है, उसके बाद तारे की स्थिति मैंने बता दिया। जो देखिए एग्जैक्ट जो आपका तारे की स्थिति है वो आपको नहीं दिखता है, वो थोड़ी सी ऊंचाई पे दिखता है। यानी कि मान लीजिए वो 16 किलोमीटर पे है, 16 किलोमीटर पे नहीं होता है, मैं बता रही, तो वो आपको दिखेगा अप्रोक्स 20 किलोमीटर के करीब। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ऊंचाई पे दिखता है वो, उसकी जो रियल स्थिति होती है। तो ये याद रखिएगा कि हम लोगों को जो है एक्चुअल स्थिति तारे की नहीं दिखती है। खगोलीय पिंड वगैरह में बाद में किया गया है वो एग्जैक्ट निकालने के लिए। टिमटिमाहट का प्रभाव क्या होता है, तो बदलती वायुमंडलीय स्थिति जैसे परिवर्ती वायु घनत्व और तापमान तारे से प्रकाश को अलग अलग मात्रा में मोड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन से टिमटिमाहट का आपको प्रभाव दिखाई देता है।
आपसे पूछा जाए कि क्या तारे जो है सच में टिमटिमाते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, तारे टिमटिमाते नहीं है। ये हमारी आंखों को जो है अपवर्तन इन वजह से जो है आपको दिखाई देता है कि तारे जो है टिमटिमा रही हैं, जबकि वो आकाश में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये टिमटिमाना और टिमटिमाहट क्या है, तो ये एक चमक या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है, जो तारे की चमक और स्पष्ट स्थिति में उतार चढ़ाव जो होता है ना, उसी के कारण हमको टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देता है। ठीक है। और तारे कभी टूटते नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तारे जो होते हैं गैसीय फॉर्म में होते हैं, तो उसके टूटने का कोई आपका चांस नहीं बनता है। लोग बोलते हैं ना कि तारे टूट रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे उल्का पिंड वाला, जब हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे तो पढ़ाई हो वैसे मैं वायुमंडल, उसमें आप देखेंगे तो जो तारे का टूटने का प्रक्रिया है मैंने उसमें अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। आगे है तारों की दृश्यता। तो तारे की जो दिखने की मतलब हमें जो दिखता है वही चीज बताई जा रही है। अपवर्तन हमें कुछ तारों को क्षितिज से ऊपर उठने से थोड़ा पहले और उनके अस्त होने के थोड़ा बाद देखने की अनुमति देता है, जिनके दिखाई देने का समय हमें क्या होता है, हमारे लिए बढ़ जाता है। अब चलिए वो जो आपका एग्जैक्ट स्थिति है उसके बारे में दिया है कि आकाशीय पिंडों की स्पष्ट स्थिति को सही करने के लिए सटीक खगोलीय अवलोकनों का वायुमंडल अपवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए। उन्नत दूरबीन प्रणालियों में, अच्छा दूरबीन की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी, याद रखिएगा। अक्सर इन वायुमंडलीय विकृतियों की भरपाई के लिए अनुकूलित प्रकाशिकी शामिल है। आकाशीय नेविगेशन क्या होता है, तो ऐतिहासिक रूप से नाविकों ने समुद्र नेविगेट करने के लिए वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए संशोधित की गई तारों की स्पष्ट स्थिति का उपयोग किया था। अच्छा, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन भी है, मेरे ख्याल से 6 क्लास में ही है, जब ब्रह्मांड आप पढ़ोगे एनसीईआरटी का, तो उसमें ये दिया हुआ है कि पहले के जो नाविक थे या पहले के जो लोग थे, वो दिशा किससे आपका मतलब दिशा किससे ज्ञात करते थे, तो सप्तऋषि तारा जो होता था ना, उसके हिसाब से वो लोग ज्ञात करते थे कि हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं या पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो था आपका ये था कि स्टील के गिलास की तुलना में चीनी मिट्टी पोर्सलिन के मग में चाय पीना सुविधाजनक हो जाता है, क्यों, तो ये सिंपल सी बात है कि पोर्सलिन जो है ना ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए क्या होता है, वो जल्दी गर्म नहीं होता। अब आप लोग ऊष्मा का चालन और ऊष्मा का संचालन ये सब समझते ही होंगे। जैसे मान लीजिए एक छड़ है, यहाँ पे एक हाथ में हमने छड़ लिया, ये आपका हाथ है, किसी का भी हाथ है, ठीक है, ये छड़ पकड़े हुए हैं और यहाँ पे क्या हो रही है, आग जल रही है। ठीक, हमने छड़ को जो है यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, हम ये वाला डिस्टेंस जो है नहीं गर्म कर रहे हैं, हम पकड़े हुए हैं हाथ से यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ना छड़ का, जब गर्म होने लगेगा आग से, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके हाथों को भी महसूस होने लगेगा कि आपका छड़ जो है गर्म हो रहा है यहाँ पे भी, और धीरे धीरे आप उसे पकड़ने में भी सक्षम नहीं रहोगे, आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोहे का है, लोहे का है तो ये क्या हो रहा है, फास्ट जो है ये ऊष्मा का सुचालक है। तो धीरे धीरे क्या होगी, ऊष्मा का चालन होते होते आपके हाथ तक जो है, मतलब छड़ के जो है एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जो है ऊष्मा जो है संचालित हो जाती है, यानी कि चल के क्या हो जाएगी, चालन उसी को कहते हैं, चलते चलते यहाँ पे आ गई तो ये चालन कहलाएगा। तो ये क्या हुआ कि ऊष्मा का सुचालक था, तो हमारे हाथ में भी हमें क्या हो रही है, गर्मी की महसूस हो रही है, एक टाइम आएगा कि हमें छड़ छोड़ना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने बहुत लाइफ में करी है। तो ये चीजें जो है आपका ऊष्मा का चालन कहलाता है। ठीक है। तो अब पोर्सलिन क्या है कि ऊष्मा का कुचालक हो गया, तो ये क्या करेगा, ये जो ऊष्मा का प्रवाह जो हो रहा है ना आपके हाथों की तरफ, ये करने में ये क्या करता है, मतलब विरोध करता है, ये अवरोधक होता है इसका। ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि चाय हो या किचन में भी बहुत सारी बर्तनें जो है यूज की जाती हैं, चीनी मिट्टी को ही पोर्सिलिन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऊष्मा चालन, आप समझ गए कि किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में या एक पिंड से दूसरे पिंड के सीधे संपर्क में उसका ऊष्मा का अंतरण या ऊष्मा का संवहन या चालन कहेंगे। ठीक है। अब स्टील जो है आपकी पोर्सलिन की तुलना में क्या होता है, ये ऊष्मा का सुचालक होता है, तो ये क्या होगा, स्टील जो है जल्दी गर्म कर लेगा, तो वो पकड़ने में जो है आपको ईजी नहीं रहेगा, वो इसीलिए उसका आंसर क्या हो गया आपका, पोर्सलिन जो है ऊष्मा का कुचालक है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो जब भी नहीं समझ में आए कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनता है आपसे कि इस बर्तन में हम पानी पी रहे हैं, वो गर्म चीजें रखे हैं, या कूल ठंडा भी जो होता है वो भी उष्मा का संचालन करता है। कोई चीज ठंडी है, आप ग्लास जैसे पकड़ोगे स्टील का, तो देखना उस पे क्या ओस्मोसिस की प्रक्रिया होने लगती है। मान लो ये ग्लास है, अगर आप इसमें ठंडा पानी रखोगे ना, तो देखना ऊपर की परतों पे है ना ग्लास के बूंदी बूंदी सा टाइप का दिखता है, जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया टाइप का होता है। तो वो क्या होता है, वो भी ऊष्मा का, यानी कि बर्फ जो है ठंडी है तो ग्लास को भी ठंडा कर दिया, बाहर में पानी का ऑस्मोसिस हो रहा है, तो यानी कि सिंपल सी बात है
कि वो भी क्या है, एक तरह से ठंडा हो या गर्म हो, दोनों के लिए यूज किया जाता है ये सब चीजें। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो ध्यान रखिएगा, बस ऊष्मा का संचालन हो करेगा तो गर्म हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं गर्म होगा। अब पोर्सिलिन के बारे में देख लेते हैं कि ये ऊष्मा का कुचालन होने के कारण, कुचालक होने के कारण पोर्सिलिन ऊष्मा को जल्दी स्थानांतरित नहीं करता। इसका अर्थ है कि पोर्सिलिन मग की बाहरी भाग ठंडा रहता है, जिससे गर्म तरल पदार्थ रखने में या इसे पकड़ने में अधिक आरामदायक हो जाता है। और वही स्टील क्या है, ये अच्छे संवाहक होते हैं ऊष्मा के, इसलिए स्टील तेजी से ऊष्मा स्थानांतरित कर देगा। और चाय से भरी जो स्टील की गिलास होगी वो बाहर से जल्दी गर्म हो जाएगी, जिससे बिना सुरक्षात्मक परत से उसे पकड़ना क्या हो जाएगा, असुविधाजनक हो जाएगा। अब ये क्या है, पोर्सिलीन जो है खराब ऊष्मा का संचालन होता है, वही चीज आपको बता रहा है और आराम के बाद में बता रहा है। अब ये चीजें देख लीजिए, ऊष्मा का चालकता जो है ना, उपयोगकर्ता के आराम और सुरक्षा के सुधार के लिए बहुत गर्म या बहुत ठंडे पदार्थों को भी संभालने के उद्देश्य से निम्न ऊष्मा चालक वाली सामग्री को अक्सर चुना जाता है। जैसे आप दैनिक जीवन में देखेंगे, मग के अलावा जो है पोर्सिलीन जैसे खराब चालक का उपयोग अन्य कई बर्तनों में किया जाता है जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है, या प्रतिरोधी होते हैं। जैसे खाना पकाने और गर्म भोजन और पेय परोसने के में सुरक्षा और कार्यात्मक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो दैनिक जीवन में भी हम इसका यूज करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये देखिए जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ना, अभी हम डिटेल में देखेंगे, इसमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे जो स्टेटमेंट दिए हैं ना वो गलत दिए हैं। ये बोला है सदैव वास्तविक रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सदैव आभासी होती है तो ये भी नहीं होता, ठीक है। और निश्चित रूप से लगा दिया है इसलिए भी नहीं होगा, नहीं तो ये थोड़े से सही हो जाते, मतलब एक से अधिक भी दिया जा सकता था आंसर। अब चलिए देख लेते हैं क्या है अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण एक प्रकार का वक्र दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अवतलित होती है, ठीक है। फोकस बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के आधार पर अवतल दर्पण वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो फोकस होता है ना उसके सापेक्ष में आप स्थिति जो है वस्तु को कहाँ रख रहे हो, यानी कि फोकस और मिरर के बीच में रख रहे हो वस्तु को या कहाँ रख रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि अवतल दर्पण जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। तो सदैव जो वाली प्रक्रिया थी ना वो क्या होती है, यहाँ पे डिनाय हो जाती है, जो ऑप्शन में दिया था। हाँ, अब जैसे देखिए मान लीजिए ऑप्शन वन दिया था, तो यही चीज है कि निश्चित रूप से वास्तविक होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब वस्तु आभासी होती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब विशिष्ट व्यवस्था और दूरियों पर निर्भर करेगा। एक आभासी वस्तु स्वाभाविक रूप से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाती है, ठीक है। दूसरा क्या दिया था आपका, ये सदैव वास्तविक होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जबकि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है या आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है यदि वस्तु फोकस बिंदु और दर्पण के बीच रखा जाए, यानी कि फोकस बिंदु जो होती है उसके और आपका मिरर जो आपका दर्पण होता है उसके बीच में अगर वस्तु की स्थिति होगी ना, तो आपका जो अवतल दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगला जो स्टेटमेंट दिया था उसमें ऑप्शन में कि सदैव आभासी होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सदैव आभासी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, विशेषकर जब वस्तु को फोकस लंबाई से परे रखा जाए, यानी कि फोकस से दूर रखा जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी स्टेटमेंट दिए थे वो गलत हो जाएंगे। अब जो है थोड़ा सा आप देख लेंगे कि अवतल दर्पण अगर आपको इमेज में एग्जाम में मतलब क्वेश्चंस में दिया है कि अवतल दर्पण है जो कैसा इमेज बनाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आप डिटेल याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अवतल दर्पण आप ले रहे हैं, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपको देखना है। तो चलिए लिखा वाला ही पढ़ा देती हूँ। ये तो स्टेटमेंट थे, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण, ध्यान रखना इसमें अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर होगी तो वस्तु का जो आपका आकार बनेगा वो अत्यधिक छोटा बनेगा, और प्रतिबिंब की स्थिति जो है फोकस पर बनेगी, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उल्टा एवं वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ठीक है। वहीं आप वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखोगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ही जो है प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। उसके बाद उसका जो आकार दिखाई देगा आपको, वो एक्चुअल जो आकार होगी उस वस्तु की उससे आपको छोटा दिखाई देगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा दिखाई देगा इसमें, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। वक्रता के केंद्र पर रखोगे तो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता के केंद्र पर बनेगी और आकार आपको समान दिखाई देगा, बाकी वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए फोकस पे, यानी कि देखिए मेन जो डिपेंड कर रहा है अवतल दर्पण में कि आप वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, फोकस के सापेक्ष में। फोकस बिंदु को हमेशा ध्यान रखना है, जैसे फोकस पर रखोगे तो अनंत पर उसकी स्थिति वो क्या बनेगी इसकी,
इमेज मतलब आपकी प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी और अत्यधिक बड़ा दिखाई देगा आपको, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, ये जो है आपका सेम में सेम ही पड़ रहा है। बड़ा कब दिखाई देगा? जब आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो है वस्तु को रखोगे तब। हाँ, तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। वही आपको अपर उत्तल दर्पण में अगर वही अनंत पर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा? जो आपकी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो क्या होगा? काल्पनिक होगी, सीधा होगा और वस्तु से आपको बहुत छोटा दिखाई देगा, ठीक है? और जो वस्तु की आकृति जो कहाँ बनेगी? वो फोकस पर बनेगी। हाँ? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कैसे आपका जो है आपका उत्तल दर्पण में भी ये चीज़ें होती हैं और अवतल दर्पण में भी ये चीज़ें जो है काम करती हैं। ठीक है? तो अगर अवतल दर्पण का भी उत्तल दर्पण आएगा तो उसमें भी देख लेंगे हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो उभयधर्मी जो है कौन सा है? तो ये जल हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। उभयधर्मी या एम्फोटेरिक किसे कहते हैं? तो वे अणु होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के रूप में अभिक्रिया कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों की प्रकृति को जो है प्रदर्शन कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। ये पदार्थ जिस वातावरण में है उसके आधार पर एक प्रोटॉन अम्लीय व्यवहार दान कर सकते हैं या एक प्रोटॉन स्वीकार भी कर सकते हैं मूल व्यवहार में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेन जो है डिपेंड करेगा प्रोटॉन के दान और स्वीकार पर। अब पानी एक अम्ल के रूप में कैसे कार्य करता है? तो देखिए उन अभिक्रियाओं में जहां पानी एक प्रोटॉन दान करता है, ध्यान रखिएगा प्रोटॉन जो है दान करेगा तो यह एक अम्ल के रूप में कार्य करेगा। उदाहरण के लिए जैसे अमोनिया के साथ अभिक्रिया में पानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन दान करता है जो इसके अम्लीय व्यवहार को दर्शाता है। ठीक, अब वही चीज देखेंगे क्षारक के रूप में कैसे पानी काम करता है। तो पानी एक प्रोटॉन को क्या करेगा? स्वीकार करके क्षारक के रूप में कार्य कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपनी अभिक्रिया में जहां यह अपने मूल व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन को स्वीकार करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। ठीक है, अगला दिया है कि थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी, और भी थोड़ा सा डिटेल है। दोहरा कार्य यही हो जाएगा कि वो जो पानी है वो अम्ल और क्षारक दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। तो देखिए कैसे कि कार्य करने की क्षमता है, कई रासायनिक अभिक्रियाएं विशेष रूप से जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में एक अद्वितीय और आवश्यक अणु बनाती है। रासायनिक संतुलन क्या होता है? शुद्ध पानी में यह एक साथ अम्ल और क्षारक के रूप में कार्य करता है जिससे साम्यावस्था स्थिति बनती है, जिससे हाइड्रोनियम और हाइड्रा ऑक्साइड आयनों का समान सांद्रण बनता है। देखिए इससे क्या होगा, आप लोग याद रखोगे तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने पे भूलते नहीं है इंसान। ठीक है, अब रासायनिक विज्ञान में उभयधर्मी या एम्फोटेरिक क्या है? तो ये अन्य समान उभयधर्मी एम्फोटेरिक पदार्थों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड शामिल हैं, जो स्थितियों के आधार पर अम्ल और क्षारक दोनों के रूप में अभिक्रिया कर सकते हैं। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि पदार्थ में कौन कौन से हो जाएंगे आपको? एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है शामिल है। जैविक महत्व इनका क्या है? तो पानी की उभयचर प्रकृति जैविक प्रणालियों में पीएच संतुलन बनाए रखने में अनगिनत चपा चयापचय प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन था लुईस की जो अभिधारणा है निम्नलिखित में से किसके व्यवहार पे व्याख्या करती है? तो ये आपका जो है तीनों पे व्याख्या करेगी। देखिए अभी तो इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लुईस की अभिधारणा देखते हैं क्या है, अवधारणा जो है उनकी। लुईस की अभिधारणा या अवधारणा अम्ल और क्षारक के लुईस सिद्धांत का हिस्सा प्रोटॉन अंतरण के बजाय इलेक्ट्रॉन युग्म विनिमय क्षारक पर अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं का वर्णन करता है। यह सिद्धांत एक लुईस अम्ल को एक इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही के रूप में और एक लुईस क्षारक को एक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, अब देखिए क्षार, लवण और प्रोटॉनिक अम्ल के लिए लुईस की अवधारणाओं की क्या प्रासंगिकता है? तो ये देख लेते हैं। क्षारक या क्षार उसी को कहते हैं। अक्सर अक्सर लुईस क्षारक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वे लुईस अम्ल को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं जिससे निर्देशांक संयोजक आबंध बनाते हैं। लवण ये देखते हैं, लवण लुईस अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया का परिणाम हो सकता है जहां अम्ल अधिक स्थिर यौगिक बनाते हैं। बनाने के लिए क्षारक एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करेगा और प्रोटॉनिक अम्ल में क्या होगा? जबकि पारंपरिक रूप से ब्रास्टेड लोरी ढांचे में प्रोटॉन दाताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। कई प्रोटॉनिक अम्ल लुईस बेस के साथ अन्योन्य क्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करके लुईस अम्ल के रूप में भी कार्य करते हैं। तो देखिए जब ये आप फिजिक्स वगैरह अच्छे से पढ़ोगे, रासायनिक केमिस्ट्री वगैरह अच्छे से पढ़ोगे तभी ये चीजें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में आया है तो आप देख लो। हाँ,
अब इलेक्ट्रॉन युग्म की स्वीकृति क्या है? तो लुईस की सिद्धांत उन अभिक्रियाओं को शामिल करने के लिए अम्ल और क्षारक की अवधारणा का विस्तार करता है जहां प्रोटॉन है स्थानांतरित नहीं होता, लेकिन जहां एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा या स्थानांतरित होती है। अब ये भी देख लीजिए बहुमुखी प्रतिभा में क्या है इनकी। तो लुईस की अभिधारणा रासायनिक अभिक्रियाओं की व्यापक समझ प्रदान करती है जो अकेले प्रोटॉन स्थानांतरण अवधारणा की तुलना में अधिक परिदृश्यों की व्याख्या करती है। अब वही चीज उन्हीं के बारे में चीजें जो है दी हुई हैं, तो आप एक बार रीड कर देती हूँ, याद करना हो तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिएगा। यह सिद्धांत विशेष रूप से आर्गेनोमेटेलिक रसायन विज्ञान और उत्प्रेरक में उपयोगी है, जहां जटिल संरचनाओं में अक्सर केवल प्रोटॉन स्थानांतरण के बजाय इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने का साझाकरण या स्थानांतरण शामिल होता है। रासायनिक संश्लेषण पर प्रभाव प्रभावी उत्प्रेरक का डिजाइन करने और औद्योगिक और प्रयोगशाला सेटिंग्स में अभिक्रियाओं का अनुकूलित करने के लिए लुईस अम्ल क्षारक पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन को समझना महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, ऐसे नाम ही इनका याद रख लीजिए ऐसे कि लुईस अम्ल क्षारक सिद्धांत। तो या जब क्वेश्चंस में आएंगे कि अम्ल और क्षारक है कि नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बोलना कैसे है, लुईस अम्ल क्षारक, एक साथ दोनों को बोलना है। अब अगला प्रक्रिया क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रमण क्या है? तो ये जल अपघटन हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं इसके बारे में। उदासीनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जहां अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके पानी और लवण बनाते हैं। जल अपघटन हाइड्रोलिसिस क्या है? तो एक ऐसी अभिक्रिया है जहां पानी एक यौगिक को तोड़ता है, अक्सर उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पादों को उलट देता है। जल अपघटन को उदासीनीकरण के विपरीत प्रक्रिया के रूप में कैसे समझ सकते हैं? तो समझिए, लवणों का जल अपघटन में पानी लवण उदासीनीकरण का एक उत्पाद के स्थान के साथ जो है अभिक्रिया करके संभावित रूप से मूल अम्ल और क्षारक बनाता है। यह अभिक्रिया लवण प्रकृति और परिणामी अम्ल और क्षारक के गुणों पर निर्भर करता है। वही चीजें बाद में जो है दिखाया है कि अमोनिया क्लोराइड जैसा लवण जल अपघटन से गुजरता है, तो यह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन कर सकता है। तो अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमोनिया क्लोराइड का जो है जल अपघटन करेंगे तो क्या क्या उत्पादित करेगा? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। ध्यान रखिएगा, HCl जो है आपके स्टमक में निर्माण होता है और ये जो खाना है पचाने का काम करता है। अब अगर रासायनिक उत्क्रमणीयता पूछा जाए तो जल अपघटन को एक प्रकार की रासायनिक उत्क्रमणीयता माना जा सकता है जहां उदासीनीकरण के दौरान बने यौगिक वापस अपने घटक अम्ल और आधार में टूट जाते हैं। तो रासायनिक उत्क्रमणीयता क्या होता है कि जब क्या होगा कि यौगिक जो है वापस अपने घटक और अम्ल के आधार पर टूट के, मतलब वापस अपने घटक अम्ल और आधार में टूट जाते हैं, उसी को कहते हैं अपघटन में जल आवश्यक है। यह एक विलायक और एक अभिकारक के रूप में कार्य करता है जो जटिल अणुओं को टूटने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये भी आपको आपको ये चीज याद रखनी कि जल जो है एक विलायक और एक अभिकारक के रूप में भी कार्य करता है। तो जल क्या है? एक विलायक है। जल में जो भी चीज आप डालोगे तो उसके साथ वो क्या करता है? विलयन कर लेता है, यानी कि आपका रिएक्शन कर लेता है आराम से, उसमें जो भी मिलाओ वो मिला लेता है जल। तो जल क्या है? एक विलायक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जल अपघटन के अनुप्रयोगों से जल अपघटन पाचन सहित विभिन्न जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां किण्वन यानी एंजाइम प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट को सरल अणुओं में हाइड्रोलाइज करते हैं जिनका शरीर उपयोग कर सकता है। ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो पर्यावरण में कुछ रसायनों के जल अपघटन से प्रदूषकों का जो है विष हरण करने की भी मदद मिल सकती है, जिससे पानी और मिट्टी प्रणालियों को स्वच्छ बनाने में मदद मिल सकती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो अभी इसमें सिंपल सा याद रखना है कि कौन कौन से जो है प्रथम प्रदूषक होते हैं और कौन कौन से जो है द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। तो जो भी ये ऑप्शन में दिया है ना, ये आपके प्रथम आपके क्या है प्रदूषक है। तो प्रथम प्रदूषक कौन कौन से हो जाएंगे? CO2, HCl और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये चीजें जो है आपकी आंसर में जो भी क्वेश्चन में दिया था वो क्या थे? प्राथमिक थे। तो द्वितीयक पूछा था तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर। अब चलिए द्वितीय कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक कहलाते हैं जो किसी स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, HF हो गया आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका ये क्या है? किसी भी स्रोत से सीधे उत्सर्जित होंगे। और द्वितीयक प्रदूषक क्या होंगे? ये वो प्रदूषक होते हैं जो सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होते हैं, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों और हवा के अन्य घटकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में बनते हैं। तो क्या प्राथमिक जो प्रदूषक है वो नहीं आएंगे बनेंगे, तो क्या द्वितीयक प्रदूषक बनेगा? तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक प्रदूषक जो है उसी
के वजह से जो है द्वितीयक प्रदूषक का जो है निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल में कैसे हो जाएगा, तो जैसे O3 ओजोन आपका और पैन जो है आपके क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक का भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखिए कहाँ से उत्सर्जित होता है, तो यह एक प्राथमिक प्रदूषक है जो जीवाश्म ईंधन के दहन, यानी कि जीवाश्म ईंधन का जब यूज किया जाता है, दहन मतलब यही होता है आप किसी भी चीज को यूज करते हो तो उसको दहन कहते हैं। वनों की कटाई में जब की जाती है तब CO2 का जो है निर्माण होता है, उत्सर्जित होता है। विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे स्रोतों के से सीधे उत्सर्जित जो है CO2 होता है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड कहाँ से होता है, तो ये भी एक प्राथमिक प्रदूषक है जो एल्यूमिनियम उत्पादन जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं और अन्य रासायनिक विनिर्माण गतिविधियों से सीधे उत्सर्जित होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एल्यूमिनियम की फैक्ट्री से क्या हाइड्रोजन फ्लोराइड का उत्सर्जन होता है या नहीं, तो हाँ होता है। अब वही आपका कार्बन मोनोऑक्साइड देख लेंगे तो वाहन सबको ध्यान होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक प्राथमिक प्रदूषक है जो मोटर वाहन उत्सर्जन, जिस जो मोटर वाहन होते हैं उससे भी उत्सर्जन होता है इसका। औद्योगिक प्रक्रियाओं और आवासीय हीटिंग जैसे स्रोतों से भी ये क्या होता है, उत्सर्जित होता है। आप लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा होगा ही कि ये जब ब्लड में जो है मिल जाता है तो क्या करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्लड के संचरण को रोक देता है। तो ये ब्लड के साथ जो है आपका अभिक्रिया कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए जो है ये घातक होता है इंसानों के लिए। अगला प्रश्न है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो प्रोटीन की सूचना और जीन, इसके नाम आपको अगर याद नहीं रहता हो कि प्रोटीन की सूचना कौन देगा, तो टीन और जीन ऐसे याद रखिएगा ताकि क्रोमोसोम और आरएनए जो है आपका कट जाए, या डीएनए वगैरह दिया हो तो आपको समझ आ जाए कि हाँ जीन जो होगा वही आपका प्रोटीन की सूचना देगा, ठीक है। डीएनए का ही भाग होता है वो, प्रोटीन जो है डीएनए में पाई जाती है। अब अगला दिया देखिए उसके बारे में डिटेल दे दिया है तो देख लेते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट अनुक्रम होते हैं जो प्रोटीन को संश्लेषित करने में के लिए निर्देशों को एनकोड करते हैं। ये प्रत्येक जीन में प्रोटीन के निर्माण और उत्पादन को विनियमित करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है जो शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक है। अब प्रोटीन संश्लेषण में जीन की क्या भूमिका है, तो देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहिए, अनुलेखन कहिए। अनुलेखन के दौरान मैसेंजर आरएनए, या अब ध्यान रखिएगा कि कई बार ये पूछा गया है कि एमआरएनए में जो है एम का फुल फॉर्म क्या है, तो मैसेंजर होता है, ठीक है, का उत्पादन करने के लिए जीन के डीएनए अनुक्रम की प्रतिलिपि बनाई जाती है। यह प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक के भीतर की जाती है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन करना हो, अनुवाद करना, उसी को कहते हैं। तो एमआरएनए फिर नाभिक से साइटोप्लाज्म तक जाता है जहां एक यह राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। अनुवांशिक कोड कैसे किया जाता है, तो एमआरएनए में क्या किया जाता है, न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रमण प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अनुक्रमण को निर्धारित करता है। एमआरएनए पर प्रत्येक 3 न्यूक्लियोटाइड कोडन प्रोटीन में से एक अमीनो अम्ल जो है मेल खाता है। वही चीजें थी कि कैसे जीन जो है कार्य करता है। तो वह जीन अभिव्यक्ति पूछा जाए क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा में जानकारी का उपयोग प्रोटीन जैसे कार्यात्मक उत्पाद का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जीन अभिव्यक्ति के रूप में जानी जाती है। तो ये पूछा जाए आपसे कि जीन अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, तो यही है, ठीक है। अब विनियमन क्या है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोटीन सही समय पर और सही मात्रा में उत्पादित हो, जीन अभिव्यक्ति की कोशिका द्वारा कसकर नियंत्रित कर दिया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक अनुसंधान में जो है आपका इसका यूज देख लेते हैं, तो यह समझना कि कैसे जीन प्रोटीन को एनकोड करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई जिससे चिकित्सा उपचार और कृषि के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के विकास की अनुमति मिली है। अनुवांशिक विकार अब देखिए क्या होता है, जैसे कि वंशज जो होते हैं ना, जैसे कोई बीमारी मम्मी पापा को है तो बच्चों में भी वो चली जाती है, तो उसको अनुवांशिक विकार कहेंगे, ठीक है। हेरिडेट करना, जीन फंक्शन और प्रोटीन संश्लेषण पर शोध किया जा सकता है और उस पर शोध करने के बाद आप जो है, तो ये पूछा जाता है कि आपका जीन संशोधन जो है आपका यूज होता है या नहीं उपचार वगैरह में, तो ये मदद करता है, जैसे कि आनुवांशिक विकारों के निदान और उपचारों में भी मदद करता है जो प्रोटीन फंक्शन को प्रभावित करने वाले उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीजें भी। यदि कोई रोग गैर मानव जंतु से मनुष्य किसी में पहुंचता है, अगर मान लीजिए गैर मानव कह रहा है यानी कि मानव नहीं है वो, और अब मनुष्य में वो बीमारी जो है गैर मानव के द्वारा पहुंच रही है, तो उसको क्या कहेंगे, पशुजन्य रोग कहेंगे। गैर मानव वर्ड में क्वेश्चन में ही लिख दिया था। अब इसके बारे में देख लीजिए कि पशुजन्य रोग क्या होता है, उन संक्रमणों के कारण होते हैं जो गैर मानव या जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं, जैसे रेबीज वगैरह देख लेंगे। ये रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक सहित विभिन्न रोग जनकों के कारण हो सकते हैं। तो यानी कि पशुजन्य रोग जो है आपका वायरस के द्वारा आ सकता है आपके पास, मतलब मनुष्यों में, बैक्टीरिया, परजीवी की वजह से, कवक की वजह से, इन सब से जो है फैल सकता है।
ठीक है। अब पशुजन्य रोग का अभिलक्षण और उनके संचरण क्या है, तो देखिए प्रत्यक्ष संचरण यानी कि डायरेक्ट किसी मनुष्य में कैसे जाएगा, तो पशुजन्य रोग शारीरिक संपर्क, दूषित हवा में सांस लेने या काटने और खरोच के माध्यम से सीधे जानवरों से मनुष्य में फैल सकते हैं। वही अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से आपके मतलब मनुष्य के शरीरों में कैसे जाएगा, तो मच्छरों या किलनी टिक्स जैसे वाहकों के माध्यम से या दूषित भोजन, पानी या मिट्टी के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष रूप से फैलाया जा सकता है पशुजन्य रोग। उसके बाद जैसे कि पशुजन्य रोग के बारे में पूछा जाए तो कौन-कौन से जैसे कि इम्पोर्टेंट है, तो रेबीज हो गया, जैसे कुत्ते के काटने से होता है। उसके बाद आपको जो जानवरों के काटने से फैलता है यानी कि कुत्ता को जानवर ही कहते हैं। लाइम रोग किलनी टिक्स द्वारा प्रेषित होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, अब ये भी बीमारी याद रखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा जो पक्षियों से मनुष्यों में फैल सकता है। ठीक है। अब देखिए इन सब चीज़ों का जो है दे दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व क्या है, तो महामारी जैसी चीज़ें आती हैं। तो पशुजन्य रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। रोकथाम और नियंत्रण उस पे किया जाना चाहिए, ठीक है? अब इसी के बारे में एक चीज़ थोड़ा-सा यहाँ पे इनिशिएटिव चल रहा है, तो ये देख लीजिए। एक स्वास्थ्य पहल, वन हेल्थ इनिशिएटिव क्या है? तो यह वैश्विक रणनीति लोगों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच संबंध पर जोर देती है। और पशुजन्य रोगों को रोकने और नियंत्रण करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की वकालत करती है। तो आपसे पूछा जाए वन हेल्थ इनिशिएटिव क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि यह वैश्विक रणनीति लोगों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच क्या है, संबंध पे जोर देता है। ठीक है। और खास तौर पे पशुजन्य रोग को भी रोकने में ये अपना कार्य कर रही है। शोध क्या है, तो पशुजन्य रोगों पर चल रहा शोध संभावित नए रोग जनकों की पहचान करने और समझने पर केंद्रित है कि वे जानवरों से मनुष्य तक कैसे पहुंचते हैं। तो शोध क्या कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानना, तो वही शोध कहलाता है। तो हम यहाँ पशुजन्य पर शोध कर रहे हैं, तो यही देखेंगे ना कि पशुजन्य रोग जो है मनुष्य में कैसे जो है आपके मतलब मनुष्य के शरीरों में कैसे विकसित होता है, कैसे ये प्रवेश करता है, तो इसका प्रसार होने का क्या प्रक्रिया है, इसी को कहेंगे शोध वगैरह। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है। तो जंतु जो है जीवित होता है, तो ये अजैविक कारक में नहीं आएगा। ठीक है। आर्द्रता, उन्नतास, ऊंचाइयां यानी कि ये सब जो है जैविक कार्य हैं। ठीक है। सॉरी, पूछा है अजैविक कारक नहीं है, तो जैविक कारक है जंतु, तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। अब चलिए अजैविक और जैविक दोनों देख लेते हैं। तो अजैविक कारक पर्यावरण में निर्जीव रासायनिक और भौतिक भाग हैं। ठीक है। तो अजैविक कारक जो है पर्यावरण के निर्जीव रासायनिक और भौतिक भाग हैं, जो जीवित जीव और पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली को प्रभाव करते हैं, प्रभावित देते हैं, मतलब इफेक्ट पड़ाते हैं। इनमें जैसे कि देखेंगे आप अजैविक कारक में, तो आर्द्रता, तापमान, ऊंचाई, सूरज की रोशनी जैसी चीजें जो है शामिल है। तो अगर अगली बार ऑप्शन में दिया जाए आर्द्रता, तापमान, ऊंचाई और सूरज की रोशनी जैविक कारक है या अजैविक कारक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है आपके अजैविक कारक हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब अजैविक और जैविक घटकों को समझ लेते हैं। तो अजैविक घटक क्या हो गए, ये पर्यावरण के निर्जीव भाग हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। उदाहरण में जैसे आर्द्रता है, हवा की नमी को स्तर को बढ़ाता है या घटाता है। ऊंचाई हो गया आपका, समुद्र तल से ऊंचाई भी इसमें शामिल है। अब जैविक घटक क्या होते हैं, जो क्वेश्चन में दिया था जंतु, तो हमने उसको कहा था कि ये अजैविक घटक नहीं है, तो वो जैविक घटक हो गया। जंतु तो पहले याद रखना है आपको। उसके बाद ये जीवित जीव होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र किससे बनता है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे विभिन्न तरह के जीव जंतु जो रहते हैं उन्हीं को तो कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। रहने की सटीक जगह को मतलब वो सब मिलके ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं ना। तो वही चीज कह रहा है, जानवर, पौधे, कवक और बैक्टीरिया जो है आपके जैविक घटक के एग्जाम्पल्स हैं। तो याद रखिएगा कि जंतु, जानवर, पौधे, कवक और बैक्टीरिया जो है आपके जैविक घटक के एग्जाम्पल्स हैं। अब अजैविक कारकों की जो भूमिका है आपका क्या है, तो आर्द्रता और ऊंचाई जैसे अजैविक कारक वनस्पति के वितरण और प्रकार के साथ साथ विभिन्न वातावरण के पनपने वाले जानवरों के प्रकार को भी महत्वपूर्ण रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखिए जैसे कि अजैविक प्रक्रिया है, तो वो क्या क्या कर सकता है, तो देखिए क्या करेगा वो जीवों के अस्तित्व और विकास की पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित कर देगा, मतलब प्रभावित करेगा। जैसे कि पारिस्थितिकी अध्ययन में पारिस्थितिकी विज्ञानी जो है यह समझने के लिए जैविक कारकों का अध्ययन करते हैं कि वे पारिस्थितिकी संतुलन और जीव व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। ये अध्ययन प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और जैव विविधता के संरक्षण में मदद करती है। अब आगे आपका थोड़ा सा देख लीजिए कि जलवायु परिवर्तन पे इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण अजैविक कारकों में परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे
प्रजातियों के वितरण और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता में परिवर्तन हो सकता है। तो एक चीज याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव जो है आपका जैविक और अजैविक घटकों दोनों का पड़ता है, ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न था आपका, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो प्रायः जो है आपका पाया जाएगा पत्तियों पर। वैसे फूलों और तना सब पे जो है वायु प्रदूषण, यानी वायु के कांटेक्ट में जो भी आएंगे अगर उन पे प्रदूषण है तो उन पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो मुख्यतः किस पे पड़ता है? पत्तियों पर पड़ता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे वायु प्रदूषण क्या है, कैसे ये इफेक्ट करता है। तो वायु प्रदूषण जो है मुख्य रूप से पौधों के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो हवा के संपर्क में आते हैं, विशेष रूप से पत्तियां। पत्तियां क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण और गैस विनिमय का कार्य करती हैं। तो गैस विनिमय और प्रकाश संश्लेषण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है? पत्तियों का होता है। जैसे ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक जो हैं पौधे की कार्य प्रणाली को खराब करते हुए पत्ती के ऊतकों को यानी उनके टिश्यूज को जो है महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पत्ते क्या करती हैं? पत्ते में हरित लवक पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण करती है, फिर खाने जो है मंड के रूप में पौधों के जो खाने होते हैं वो संचित होते हैं। तो वही चीज था। वायु प्रदूषण का पौधों की पत्तियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधे हैं, अगर हरित लवक पाए जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे हैं और पत्तियों के द्वारा करते हैं। तो प्रदूषक गैस विनिमय के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे छिद्रों को रंध्रों के माध्यम से पत्ती के उत्तकों में प्रवेश कर सकते हैं। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको रंध्र कहते हैं, सबको पता ही होगा। यह प्रकाश संश्लेषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य से प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद हो गया कि प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं और उत्पाद क्या होता है उनका, यानी कि निर्माण किसका करते हैं ये लोग? तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज में ये क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो शारीरिक क्षति क्या हो सकती है पौधे की? तो कुछ प्रदूषक पत्तियों की दृश्यमान क्षति को यानी देखने में जो है उसकी जो सुंदरता है उसको खराब कर देते हैं ये लोग। जैसे धब्बे दिखने लगेगा, भूरापन हो जाएगा, उसका हरा हरा रंग जो है थोड़ा सा ब्राउनिश दिखने लगेगा। समय से पहले पत्तियां क्या हो जाएंगी? कमजोर होकर टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, जो पौधों के समग्र स्वास्थ्य और विकास को कम कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर पत्तियां जो है गिरने लगेंगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कम हो जाएगी, तो पौधे के जो स्वास्थ्य है पूरे पौधे पे जो है आपका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये पत्तियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती हैं पौधों के लिए, ठीक है। उसके बाद विकास में कमी क्यों हो जाएगी? जब ये पत्तियां जो है टूटे उठेंगी तो इनका विकास जो है, जो अच्छे से हो रहा होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो कमी हो जाएगा इनके विकास दर में। वही चीज दिया है। अब पारिस्थितिकी प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो देखिए, यदि पौधे प्राथमिक उत्पादक है, अब यहाँ एक चीज और आपको फैक्ट मिला कि पौधे क्या होते हैं? हरित लवक जो होते हैं आपके हरित उत्पादक पौधे, वो क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण प्रभावी ढंग से प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ है, ठीक है। वायु प्रदूषण के वजह से ये क्या होंगे? इन पे इफेक्ट पड़ेगा और ये प्रकाश संश्लेषण जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य से समझौता किया जा सकता है, यानी कि सभी को समझौता करना पड़ेगा, यानी सब पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अच्छा, ये प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक और तृतीयक उत्पादक, ये जो है उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, अगर मिला तो देखूंगी आगे। व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा? तो पौधों के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव के अलावा वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा भी हो सकता है। तो वायु प्रदूषण से क्या होता है? अम्लीय वर्षा भी होता है। उसके बाद जो N2S होता है ना शायद, उससे जो होता है आपका अम्लीय वर्षा का जो है कारण बनता है, जो पौधे के जीवन और मृदा की गुणवत्ता को अधिक प्रभावित करती हैं, जिससे व्यापक पारिस्थितिकी नेटवर्क प्रभावित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल वर्षा होगा तो पौधे को खराबी पहुंचेगी ही पहुंचेगी। पत्थरों को जो है, ताजमहल का जैसे पत्थर है, अम्लीय वर्षा से भी खराब हो रहा है, तो ठीक है। तो अनुसंधान और निगरानी क्या होगा? तो वनस्पति और वायु प्रदूषण के प्रभावों को निरंतर क्या क्या उस पर अनुसंधान किया जाए, तो इनके जो मतलब गलत इफेक्ट है उनको क्या किया जा सकता है? नियंत्रण किया जा सकता है। अगला था, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अभी हमने ऊपर देखा ही, क्या होगा? विद्युत धारा कहलाएगा। अब देख लेते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को विद्युत आवेश के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे प्रायः एम्पीयर में मापा जाता है। तो हमने बता ही दिया था कि आपको विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एसआई मात्रक यूज करना होते एम्पीयर, और मापक यंत्र यूज करना होते एमीटर।
इसमें किसी चालक जैसे धात्विक तार के माध्यम से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, तो उसी को क्या कहेंगे, आपका विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा की प्रकृति को अगर समझना है तो चलिए देख लेते हैं। जिनको ये सब डिटेल नहीं देखना हो तो स्किप कर करके देख लिया कीजिए। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, तो धात्विक चालकों में विद्युत धारा मुख्यतः विभवांतर के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। ठीक है। अब चालन तंत्र क्या है, तो इलेक्ट्रॉन चालक में परमाणुओं के जालक के माध्यम से चलते हैं तथा तार के साथ साथ ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती रहती है। अब मापक या मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, जो अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में आधार इकाइयों में से क्या है, एक है। दिशा परिपाटी क्या होता है, तो यानी पलट जाना, परिपाटी मतलब पलट जाना, कभी इस पार्टी में रहना कभी उस पार्टी में रहना, हम लोग कहते हैं ना तेरा पलटने का आदत है, तो उससे याद रखिएगा कि परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिसमें धनात्मक आवेश गति करते हैं। इस प्रकार यह पारंपरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। हाँ, तो उसी को दिशा परिपाटी कहते हैं। विद्युत धारा आधुनिक प्रौद्योगिकी का मूल है, जिसका उपयोग घरेलू उपकरणों से लेकर परिष्कृत कंप्यूटिंग उपकरणों के हर चीज तक में किया जाता है इसका। ठीक है। विद्युत सुरक्षा कैसे हो सकता है, तो उसके उचित जो प्रवाह है उसका उचित आप क्या करो, प्रबंधन करो, तो उससे क्या होगा आपका, जैसे कि आग जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी सुरक्षा के महत्वपूर्ण ये है आपका विद्युत प्रवाह। तो सबको पता है करंट जो है सबके लिए मतलब कैसे उसको सुरक्षात्मक रूप से घर में भी या कहीं भी यूज करना चाहिए, तो उसका कैसे करना चाहिए वही चीज था। अब अगला दिया है आपेक्षिक घनत्व के सही इकाई को चुनिए। तो आपेक्षिक घनत्व यानी कि दो चीजें यहाँ पे लिख रही है, तो ये क्या है, बीमाहीन होता है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो याद रखिएगा आपेक्षिक घनत्व की कोई बीमा नहीं होती है, ये बीमाहीन होता है। अब देख लेते हैं सापेक्ष घनत्व या आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, जिसे विशिष्ट गुरुत्व के रूप में भी जाना जाता है। किसी पदार्थ के घनत्व और संदर्भ पदार्थ के घनत्व के अनुपात मापन है। आमतौर पर तरल और ठोस पदार्थों के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी और गैसों के लिए हवा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आमतौर पर जो है तरल और ठोस पदार्थों के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी और गैसों के लिए हवा का उपयोग किया जाता है। और पानी का सबसे ज्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चूंकि दो घन यहाँ, अब वो जो सापेक्षिक घनत्व था तो यहाँ यह दो घनत्व का अनुपात है, इकाइयां रद्द हो जाती हैं वहां पे। ठीक है। इसलिए सापेक्ष घनत्व जो है एक बीमाहीन मात्रा बन जाएगा। सापेक्ष सापेक्ष घनत्व की प्रकृति एवं उपयोग को समझते हैं। तो बीमाहीन क्या है, तो देखिए सापेक्ष घनत्व को बिना किसी इकाई के शुद्ध संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यह समान भौतिक मात्रा घनत्व की तुलना करने वाला अनुपात है। गणना इसकी जो है पदार्थ के घनत्व को संदर्भ पदार्थ के घनत्व से विभाजित करके की जाती है। यानी कि आपको इसकी गणना करनी हो तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व लिख दीजिए, तो उसका आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, तो उद्योग में आपका देखिए सापेक्ष घनत्व वस्तुओं की उपलावकता। अच्छा, यहाँ पे उपलावकता आर्किमिडीज ने दिया था, वही है ये उत्प्लावकता। यानी कि जैसे आर्किमिडीज ने दिया था ना कि कुछ जैसे पानी पे जो है कुछ चीजें, जैसे कि ह्यूमन ही है, मर जाने के बाद क्या होता है ऊपर पानी पे तैरने लगता है, क्यों, क्योंकि जो घनत्व होता है वही डिपेंड करता है। जैसे कि क्वेश्चंस बनते हैं कि पानी में है जो आपका, मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, तो बर्फ का टुकड़ा जब डालेंगे ना पानी में, तो पानी में क्या होगा, ये तैरने लगेगा, ऊपर ही बर्फ आपको दिखेगा। और ये क्या करेगा, देखिए जब भी तैरने वाले, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत बार आया, तो यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने कहा कि बर्फ जो है पानी में हमने डाला तो ये तैरने लगेगा। जब भी कोई भी चीज है अगर तैरने लगती है ना, तो समझ जाइए कि उसका घनत्व जो है, जो दूसरी वस्तु है, मतलब दूसरी दूसरी जो पदार्थ है उससे उसका घनत्व कम है। यानी जो तैरेगा उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो ऊपर उत्प्लावत होने लगे, तैरने लगे, तो उसका घनत्व जो है कम होगा। और जो डूब जाएगा, तो यानी कि जिसमें डूबा है उससे इसका घनत्व, जो डूबने वाली चीज है उसकी जो घनत्व है ज्यादा है। तो एक सिंपल सी फंडा में ये याद रखना है कि जिसका घनत्व कम होगा वो तैरने लगेगा, और जिसका घनत्व जो है ज्यादा होगा वो क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि पानी में जो है बर्फ के टुकड़े डालने पे पानी की स्थिति जो है कैसी होगी। तो पानी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखिए जो भी
तैरने वाली चीजें होती है ना, तो जब आप पानी में डालोगे ना, तो उसी समय जो है वो अपना स्पेसिफिक जो स्थान होता है, स्पेसिफिक मास जो होता है, उतना वो क्या करती हैं, स्थान को ग्रहण कर लेती हैं, घेर लेती हैं। तो इसलिए क्या होगा, जैसे पानी के बोतल में या पानी के ग्लास में आप बर्फ के टुकड़े डालते हो ना, तो बाद में उसकी स्थिति में, यानी कि उसके जो मास है, उसका जो मेन क्वांटिटी है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जैसे बर्फ पिघल गया तो पानी गिरने लगेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो अपना स्थान पहले ही घेर चुका होता है, जो बर्फ का टुकड़ा होता है। वही सेम चीज आप जैसे मिट्टी का तेल ले लो, आप अल्कोहल ले लो, मिट्टी का तेल, शराब, अमोनिया ले लो, इनमें क्या करोगे, जब मिट्टी का, अभी ये क्वेश्चन बना भी था, एक बीपीएससी ट्री में आया भी था कि मिट्टी के तेल में जो है बर्फ के टुकड़े को डालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, जब मिट्टी के तेल, मान लीजिए ये बर्तन जो, ये बीकर जो है, ये इसमें हमने क्या किया, मिट्टी तेल भर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, बर्फ के टुकड़े हमने डाले, ठीक है। अब बर्फ के टुकड़े जब आप डालोगे ना, तो देखना क्या होगा कि मिट्टी के तेल में जो तरल पदार्थ ये होती हैं, इनमें क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा जो है डूब जाता है। अब पहला तो क्वेश्चन ये बन गया कि बर्फ के टुकड़े जो डूब गए, तो मिट्टी के तेल के घनत्व से क्या हुआ, बर्फ का घनत्व जो है ज्यादा हो गया। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये आपको आंसर हो गया आपके लिए। दूसरा ये हो गया कि जब ये डूबेगा ना, तो ये क्या करता है, जब ये बाद में, जब डूबने के बाद ये पिघलेगा, तो बर्फ क्या होगा, पिघलता ही है, तो पिघलेगा, तो क्या होगा, स्थिति में जो होगी ना, ये बर्फ जब अंदर डूब जाते हैं ना, तो ये अपना स्थान नहीं घेर पाते हैं। तो ये क्या, जितना रहते हैं ऐसे में रहेंगे, और ये पिघलेंगे जब, तो क्या होगा कि पानी का लेवल जो है ना बढ़ेगा, ठीक है। पानी की लेवल जो है ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने की वजह से क्या होगा, पानी गिर सकता है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि मिट्टी के तेल में अगर बर्फ के टुकड़े डालते हैं, तो बर्फ के पिघलने पर क्या होगा, तो पानी का स्तर, जो मिट्टी के तेल का स्तर का जो है बढ़ेगा, और पानी क्या होगी, गिरेगी। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका मिट्टी के तेल में बर्फ जो है पिघल जाता है, तो पानी बन जाता है, और पानी का फिर घनत्व तो मिट्टी के तेल के घनत्व से कम हो जाता है, तो पानी जो है मिट्टी के तेल के ऊपर तैरने लगेगी, ठीक है। तो कुछ चीजें याद रखिएगा। अब अगर बर्फ के पूछा जाए कि आपका किस किस में बर्फ डूबता है, तो अल्कोहल, अमोनिया, आपका उसके बाद मिट्टी का तेल, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और जो चीज डूबेगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, जो ऊपर उत्प्लावत हो जाएगा, उसका मतलब तैरने लगेगा, उसका घनत्व जो है कम हो जाएगा। और उत्प्लावकता के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो आर्किमिडीज ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये है कि जहाजों और पनडुब्बियों के डिजाइन और विभिन्न अन्य इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक गणना का निर्धारण के लिए भी महत्वपूर्ण है, सापेक्ष घनत्व की बात हो रही है अब, ठीक है। अब इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी कि दैनिक जीवन में जो व्यवहार में मतलब यूज करने में, तो यह खाद्य और पेय पदार्थ है, मतलब फार्मालिस्ट जो होते हैं, फार्माटे जो फार्मा में यूज की जाती है, पेट्रोमैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल सहित विभिन्न उद्योगों में पदार्थों की पहचान करने और उनकी शुद्धता का आकलन करने में भी मदद करता है, जो सापेक्ष घनत्व होता है। देख लीजिए, यह खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स विभिन्न उद्योगों में पदार्थों की पहचान करने और उनकी शुद्धता का आकलन करने के लिए मदद करता है। देखिए, मैं इसलिए बार बार पढ़ देती हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वैसे भी उतना समय नहीं है कि आप बार बार फिर पढ़ोगे। अब पानी का सापेक्ष घनत्व देख लीजिए, तो पानी के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर सापेक्ष घनत्व 1.0 होता है। वह तापमान जिस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है वो कौन सा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद मापन तकनीकी, सापेक्ष घनत्व का उत्प्लाव घनत्व मापी हाइड्रोमीटर, घनत्व मापी पाइकोनोमीटर जिसको कहते हैं, डिजिटल घनत्व मीटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके मापा जा सकता है। तो सापेक्ष सापेक्ष घनत्व जो है उसको उत्प्लव घनत्व मापी यानी कि हाइड्रोमीटर, या घनत्व मापी यानी कि पाइकोनोमीटर, डिजिटल घनत्व से उसको आप माप सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि बर्फ जो होता है ना, तो ऊपर में सारे बर्फ होते हैं, नीचे में क्या होता है आपका, ये भी क्वेश्चन बना था कि नीचे में क्यों मछलियां जिंदा रहती हैं। तो नीचे में मछलियां इसलिए जिंदा रहती है क्योंकि ऊपर जो बर्फ होते हैं वो जमे रहते हैं, लेकिन नीचे जो है पानी के रूप में रहता है बर्फ। तो यहाँ नीचे की क्षेत्र में जो है ना बर्फ के, वो पानी बना रहता है, तो उसमें मछलियां जो है जीवित रहती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा था कि क्यों पानी के क्षेत्र मतलब पानी रहता है, तो ये चीजें जो है क्वेश्चन यहीं पे आप समझ लीजिएगा कि बर्फ के नीचे मछलियां जो है जिंदा रहती हैं क्योंकि पानी के फॉर्म में जो है बर्फ रहता है। अगला प्रश्न है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इसको क्या कहेंगे। तो आपको पता है कि कपूर जो है ठोस में रहता है, और ये क्या होता है, वायु के मतलब संपर्क में आने के बाद क्या होता है, ये डायरेक्ट गैस में जो है परिवर्तित होकर उड़ जाता है। तो ये क्या होता है, इसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन वगैरह देख लेते हैं हम। ऊर्ध्वापातन किसी पदार्थ का तरल चरण को
उपपथन करते हुए सीधे क्या होता है, ठोस से गैस चरण में ये संक्रमण कर जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं डायरेक्ट, तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वापातन। ठीक है। जैसे आप देखेंगे पानी है, पानी पहले क्या होता है, गर्म होगा, फिर वो वाष्पित होगा, फिर वो जाके यहाँ पे क्या बनेगा, द्रवित मतलब प्रक्रिया में लेता है। चलिए यहाँ पे इस मैटर को हटाइए अभी। कपूर एक ऐसे पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है जो सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों को में ऊर्ध्वापातन से गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा, कपूर क्या है, ऊर्ध्वापातन से गुजरता है। कपूर में ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो प्रत्यक्ष परिवर्तन देखिए कैसे, जब कपूर को किसी खुले बर्तन में आप छोड़ दीजिएगा तो इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि यह सीधे वाष्प में बदल जाता है और हवा में क्या है, उड़ जाता है ये, क्योंकि हवा के संपर्क में आता है। पर्यावरणीय कारक क्या है इसका, तो यह प्रक्रिया आसपास के तापमान और वायु धाराओं से प्रवर्तित होती है, जो ऊर्ध्वापातन की दर को बढ़ा सकती है। ठीक है। तो जितना फास्ट में आपका ऊर्ध्वापातन हो रहा होगा, अगर आप उसको देख लोगे तो उससे भी आप उसका ऊर्ध्वापातन का दर भी निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा ये भी देख लो, भौतिक गुणधर्म क्या है, तो ऊर्ध्वापातन एक अद्वितीय भौतिक गुणधर्म है जो सामान्य परिस्थितियों में केवल कुछ ही पदार्थों में देखी जाती है। तो जैसे देखिए, जिसमें सूखी बर्फ, तो याद रखिएगा ड्राई आइस जो होता है उसको सूखी बर्फ भी कहते हैं, उसी का इंग्लिश है ड्राई आइस आइस। उसको क्या है, ये इसका नाम जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ड्राई आइस या सूखी बर्फ कौन है, ऑप्शन में रहेगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही होता है। ये बीपीएससी के आयोग में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्या है आपका, नेफ्थलीन है। ठीक है। तो याद रखिएगा सूखी बर्फ एवं नेफ्थलीन जो है आपका किसमें आते हैं, ये ऊर्ध्वापातन होता है। अगला है ऊर्ध्वापातन का उपयोग अगर कैसा है, तो ऊर्ध्वापातन का उपयोग विभिन्न औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जैसे फ्रीज, ड्राइंग और कुछ सामग्रियों की तैयारी में। अब इसका मापन करना हो तो सिंपल सी बात है, ऊर्ध्वापातन की दर को देख के हम माप सकते हैं, और इस ऊर्ध्वापातन का अध्ययन वायुमंडलीय विज्ञान के संदर्भ में किया जाता है, विशेष रूप से बर्फ के मैदानों और ध्रुवीय बर्फों की चोटियों में बर्फ के ऊर्ध्वापातन में जो वैश्विक जल चक्र और जलवायु को प्रभावित करते हैं। और अब यहाँ पे बर्फ मिला तो एक चीज और याद रखिएगा, ऊर्ध्वापातन होता है तो बर्फ जो है सबसे ज्यादा हिम को जो है आपको रिटर्न करता है, यानी कि हिम जो है मतलब ऊष्मा का जो है ताप जो है रिटर्न कौन करता है, सबसे ज्यादा हीम करता है। अगला है, कमरे के तापमान पर द्रव की स्थिति रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ब्रोमीन भी देखिए रहता है आपका क्या कहते हैं द्रव स्थिति में, लेकिन इसका जो है कमरे के तापमान पर कौन रहता है, तो आपका पारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं। पारा एक अद्वितीय धातु है क्योंकि यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, जिससे यह अन्य धातुओं के बीच आबंध बनाता है जो इन परिस्थितियों में ठोस होते हैं। ब्रोमाइन भी कमरे के तापमान पर एक तरल पदार्थ है, लेकिन यह धातु नहीं है, यह एक हैलोजन है। ब्रोमाइन जो है क्या है, एक हैलोजन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि एक ऐसा हैलोजन का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर में रहता है, रूप में रहता है, तो कौन सा हो जाएगा, ब्रोमाइन। किसी भी पदार्थ की तीन ही स्थिति होती है, तरल, उसके बाद ठोस और एक गैस। अब पारे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पारे का गलनांक जो है आपका 38.83 डिग्री सेल्सियस है, और उसका क्वथनांक क्या है, 356.73 डिग्री जो है आपका सेल्सियस होता है उसका क्वथनांक। ठीक है। जो कमरे के तापमान पर तरल होने के लिए इसको सक्षम बनाता है। इसका अद्वितीय उपयोग के कारण पारे का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में, जैसे कि अब बताइए पारे का उपयोग लिख दिया क्वेश्चन में आए कि पारे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा आप थर्मामीटर जो बुखार उखार मापने के लिए भी यूज किया जाता है, तापमापी, वायुमापी यानी कि बैरोमीटर, और फ्लोरोसेंट लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आपका क्या था, पारा का उपयोग इन तीनों चीजों में जो है किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, फैक्ट इसीलिए होते हैं कि आपका एक क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन जो है आपका बन जाए। अब पारा का चालकता देख लेते हैं। तो पारा विद्युत का क्या है, चालक है या कुचालक है या चालक है, तो ये सुचालक है। ठीक है। जो इसे तभी तो बुखार माप पाते हैं ना हम लोग। जो विद्युत स्विच और अन्य उपकरणों में उपयोगी बनाता है जहां उष्मा से धातु का विस्तार अवांछनीय है। विषाक्तता क्या है, अगर पारा जो है ना बहुत जहरीला होता है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि पारा जो है अत्यधिक जहरीला होता है, और स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों के कारण कई अनुप्रयोगों में जो है इसके ऊपर बैन लगा दी गई है। तो याद रखिएगा आपका जो पारा है क्या है, ये एक जहरीला होता है। और पर्यावरण में इसका क्या ये है, तो देखिए पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव, पारा के संपर्क में आने से न्यूरोलॉजिकल और व्यवहार संबंधी विकारों सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो पूछा जाए क्वेश्चन में कि पारा के संपर्क में आने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ऑप्शन में ये दिया हो अगर न्यूरोलॉजिकल और व्यवहार संबंधी विकार, तो आप उसे टिक करेंगे। ठीक है।
पर्यावरण चिंता के लिए इसलिए है क्योंकि समुद्री जीवन में जैव संचय और पर्यावरण में इसकी स्थिरता शामिल है, जिसके कारण इसके उपयोग और मोचन को कम करने के लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसका विनिमय देख लेते हैं तो मिनीमाटा कन्वेंशन आपको सबको पता होगा कि पारा से होता है। तो ये जो है कन्वेंशन जो हुआ था वो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उद्देश्य मानकर स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा और पारा यौगिक के मानव जनित उत्सर्जन और विमोचन से बचाना था। यानी इसका कहाँ यूज होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, इसी के रिलेटेड जो था मिनी माटा कन्वेंशन था। तो याद रखिएगा मिनी माटा कन्वेंशन किससे था, तो पारा के उपयोग और अनुपयोग पर डिपेंड था, मतलब उसी से रिलेटेड था। अब देखिए अगला क्वेश्चन था अटल भूतल योजना जो है भूजल सॉरी अटल भूजल योजना जो है किस समयावधि क्या है, तो ये जो है इसकी समयावधि बढ़ा के कर दी गई है 2027 तक है। तो याद रखिएगा अटल भूजल योजना है, तो इससे एक चीज और याद होगा कि ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, अटल जी के द्वारा किया है। और ये क्या है, तो भूजल यानी कि भौम स्तरीय जो जल होते हैं, जमीन के अंदर जो स्तरीय जो जल होते हैं ना, उसके कमी और उपयोग पर है ये डिपेंड। ठीक है, भूजल यानी भूमि, भूमि के अंदर जो जल है वो भूजल। ठीक है, इससे ये तीन चीजें याद हो जाएंगी अगर पूछा जाए तो। और इसका अवधि जो क्या है 2027 तक। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं हम अटल भूजल योजना क्या है। तो देखिए केंद्र सरकार की ये योजना है और इसकी समयावधि जो है 2027 तक है। उसके बाद अटल भूजल योजना जो है ना 2019 में भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। तो अब आपसे पूछा जाए कि अटल भूजल योजना जो है किसके सहायता से, मतलब किस किस के बीच है, तो ये केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने जो है इसमें सहायता किया था। और ये 50-50 आपको दिख रहा होगा, यानी कि विश्व बैंक जो है 50% उसका वहन करेगा पैसों का, और अपना केंद्र सरकार जो है 50% करेगा। ठीक है, अब ये परियोजना है क्या जो आपका अटल भूजल है, तो गिरते भूजल स्तर को रोकने और भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए इसे देश के 7 राज्यों, जब स्टार्टिंग की गई थी तो 7 राज्यों में इसे जैसे कि हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, सॉरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। तो भूजल जो है आपका स्टार्टिंग में किस किस राज्य में, 7 राज्यों में स्टार्ट किया गया था और इसकी अवधि क्या है 2027 है। ठीक है, और ये राज्य जो है मैंने बता ही दिया, तो ये देख लीजिएगा एक बार। अब इस योजना को जो है 5 वर्ष, देखिए 2020 से 21 से लेके 2024-25 के लिए जो है वो योजना की अनुमानित लागत क्या थी, 6,000 करोड़ थी, जिसमें 3,000 करोड़ विश्व बैंक का हिस्सा था और 3,000 करोड़ जो है भारत सरकार यानी केंद्र सरकार का जो है हिस्सा था। तो यही था 50-50। ठीक है, जो ऊपर में लिखा हुआ था। तो ये किसकी किसकी योजना है, तो केंद्र सरकार और विश्व बैंक की है। ये भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कभी ना कभी। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के क्या है, राजस्थान में देखिए क्या है आपका मरुस्थल, थार मरुस्थल पाया जाता है। 61% लगभग जो है मरुस्थल जो है ये छेके हुए है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है आपका थार मरुस्थल। तो मरुस्थल जो है 17, इसीलिए राजस्थान को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि राजस्थान में जो है भूजल जो की स्तर जो है ना लगातार गिरती जा रही है, इसीलिए यहाँ पे राजस्थान को चिन्हित किया गया है। ग्राम 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर चिन्हित 1144 के लिए जल सुरक्षा योजना तैयार करने का इसमें प्रयास किया गया है। वैसे वो नंबर नहीं पूछेगा, याद रखिएगा 17 जिले राजस्थान के हैं। अगला है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय लिया है, तो ये है आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आईआईटी मद्रास जो है उसकी अपनी एक ब्रांच जो है तंजानिया में भी खुल रही है, और भी जगह खुली है, देखेंगे अभी मिल जाएगा आपको। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अक्टूबर 2023 में, ये कब की बात है, तो अक्टूबर 2023 में तंजानिया के जानजीबार, यानी कि वहां का जगह का नाम है ये जानजीबार में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। यानी कि आईआईटी मद्रास जो है उसका पहला विदेशी परिसर कहाँ खुला है, तो तंजानिया के जानजीबार में, जिसमें 50 स्नातक छात्र और 50 परा स्नातक छात्र होंगे, सॉरी 20 परा स्नातक छात्र होंगे। उसके बाद नया नया आईआईटी परिसर जांजीबर में आईआईटी मद्रास के नाम से स्थापित किया जाएगा। यानी उसका नाम क्या रखा जाएगा, आईआईटी मद्रास, यानी एक तरह से ब्रांच कहिए। जांजीबार भारत के बाहर 3 परिसरों में से एक होगा। यानी कि अब जो है उसका आईआईटी मद्रास का जो है 3 परिसर बाहर खुल चुके हैं। कौन कहाँ कहाँ, तो एक हो गया अबू धाबी और दूसरा हो गया कुआलालंपुर, और पहला कौन था आपका, यानी कि तीसरा कुआलालंपुर, दूसरा अबू धाबी और पहला आपका हो गया ये तंजानिया का जांजीबार। ठीक है, संस्थान
पहले वर्ष डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। जांजीबार एक अपेक्षाकृत छोटे शहर की शांति प्रदान करता है, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है तथा उन्हें समृद्ध स्वाहिली संस्कृति तक पहुंच मिलती है। जांजीबार के राष्ट्रपति कौन है? हुसैन मिवनी इस परियोजना के लिए उत्सुक और उन्होंने आवश्यक परिसर जो है उपलब्ध कराया। तो वहां के राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है वहां का परिसर उपलब्ध कराया जाएगा ना। तो याद रखिएगा, हुसैन मिवनी ने जो है इसके लिए आपका परिसर जो है उपलब्ध कराया था। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अगला है खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित की जाती है? तो खीर भवानी मेला जो है ना आपका, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाती है। ठीक है, अब देखिए ये कब की जाती है और ये क्या है। तो यह एक धार्मिक हिंदू त्योहार है जो तुला तुला मोला यानी श्रीनगर गांव में जो है आपका स्थित खीर भवानी मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, यह त्योहार ज्येष्ठ अष्टमी या मई जून माह जो होता है उसी में मनाया जाता है। क्यों? खीर भवानी देवी जो है ना उनके जन्मदिन पर ये जो त्योहार है मनाया जाता है। अब अगला है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? सबसे बड़ी शायद हीराकुंड है। हीराकुंड है जो कि महानदी पे बनी है। और सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी पर स्टेब्लिश की गई है। ठीक है, नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। इंदिरा गांधी नहर जो है आपका सबसे लंबी नहर है अपने भारत की। अब इसके बारे में भी देख लेंगे। इंदिरा गांधी नहर जो है, इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की प्यासी यानी कि पश्चिमी राजस्थान इसमें शामिल है, भूमि को हिमालय के पानी से सींचना तथा इस क्षेत्र के करोड़ों निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, नहर की कुल लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है। 204 किलोमीटर गांधी फीडर नहर है उसमें। ये उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो इतना ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस नहर का उद्गम जो है ना आपका पंजाब में सतलज और ब्यास नदी है ना जहाँ मिलती है हरिके बैराज में, वहीं पर इसका जो है उद्गम मतलब ये स्टार्टिंग वहीं से किया गया है ये। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इस नहर का उद्गम जो है पंजाब में सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित हरिके बैराज से होता है। ठीक है, अब से जो है ना 204 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी फीडर लाइन निकलती है, जिसकी लंबाई पंजाब और हरियाणा में कितनी है? तो 170 है। और वहीं आप देखेंगे राजस्थान में कितनी है? तो 34 किलोमीटर है। यह नहर हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करता है। अगर पूछा जाए राजस्थान में जो है इंदिरा गांधी सागर नहर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रवेश करता है? तो हनुमानगढ़ से प्रवेश करता है। ठीक है, इंदिरा गांधी फीडर का अंतिम छोर जो है 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर से निकलती है, जो श्री गंगानगर और बीकानेर जिलों से होकर जैसलमेर के मोहनगढ़ में समाप्त हो जाती है। यानी कि हनुमानगढ़ से स्टार्ट हुआ और मोहनगढ़ में जो है ये समाप्त हो जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के गंगानगर जिले से होकर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित जैसलमेर तक के शुष्क क्षेत्रों को जो है सिंचाई जल उपलब्ध कराती है। अगला है आपका नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये हो जाएंगे पीके श्रीवास्तव। अब देख लेते हैं ये सतर्कता आयुक्त आया है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है इसके बारे में। उसका आंसर तो आपने देख लिया, उनका कार्यकाल जो है अप्रैल 2024 तक है। अब ये देखिए उन्होंने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। यानी पीके श्रीवास्तव का फुल फॉर्म बने हुए इनका नाम जो पूरा नाम क्या है? प्रवीण कुमार है। अब उनको जो है किसने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई थी? तो द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सतर्कता आयुक्त के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरी चीज, उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो जो मेन जो होते हैं ना उनके आयुक्त जो अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ जो दिलाती हैं वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो ये भी चीज अब 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको पॉलिटी के बन गए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष जो होते हैं उनकी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। जब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया तो कौन थी? द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति थी और अभी भी है। इन्होंने ही जो है शपथ दिलाया था इनको। ठीक है, अब श्री श्रीवास्तव असम मेघालय कैडर के पहले 1988 बैच के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं ये। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यानी कि उपराष्ट्रपति अपने तो जगदीप धनखड़ जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। तो ये कोई खास बात नहीं है। अगला है इन्होंने किसको जो है मतलब रिप्लेस किया है वो देख लेते हैं। सुरेश एन
पटेल का कार्यकाल पूरा हुआ था। इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? एन पटेल के कार्य, मतलब एन पटेल को जो है इन्होंने रिप्लेस किया था। उन्होंने राइट्स लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में भी कार्य किया। तो ये उतना नहीं पूछेगा। अब चलिए हम ये अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इससे बनेंगे, ठीक है, बनते हैं, मतलब बने ना बने लेकिन बनते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या है? तो यह एक सरकार का सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो फरवरी 1924 में के संथानम की जो है सिफारिश पर हुई थी। तो कौन आगे मिलेगा शायद। तो अभी आपसे ये याद रखना है, यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1964 में हुई थी, ठीक है। और ये भारत सरकार की एक सर्वोच्च निकाय है। इस निकाय का उद्देश्य क्या है? तो भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को अवगत कराना, कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, इस सब के बारे में जो है क्या करता है, ये आयोग जो है अवगत कराता है। इस आयोग के, देखिए, अवगत कराता है, सजा नहीं देता, ये एक सलाहकारी आपका आयोग है, ठीक है। तो ये कभी भी, जब सलाहकारी आयोग होते हैं ना, तो वो कभी भी सजा नहीं सुना सकते हैं, आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस पे एक्शन ले और ये सजा दे, लेकिन वो सजा खुद नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा, जो भी आयोग हो, सलाहकारी हो, तो उसके लिए ये सब रूल लागू होता है, ठीक है। इस आयोग के प्रथम कार्यकारी अधिकारी को निहुर निवास राव थे। इस निकाय का गठन भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्री के संथानम समिति ने की थी, ठीक है। तो जो आपका समिति था उसका नाम क्या था? भ्रष्टाचार निवारण समिति। उनके अध्यक्ष कौन थे? के समिति, संथानम समिति। तो यही क्वेश्चन में अक्सर आता है कि किस समिति के सिफारिशों पर जो है सीबीसी का जो है गठन किया गया था। तो के संथानम समिति याद रखिएगा, ठीक है। आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त, यानी कि 3 लोग जो हैं उसमें शामिल होते हैं। और इन सभी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सीबीसी क्या है? एक सलाहकार निकाय है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये एक सलाहकार निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसको बाद में गठित किया गया है, क्योंकि सबको पता है कि हमारा जो संविधान है 1950 को ही लागू हो गया था, लेकिन ये कब हुआ है? 1964 को आपका इसका निर्माण हुआ है। और ये किसी समिति के सलाहकार, मतलब सिफारिश पे की गई है, कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया गया है जो इसको ऐड किया गया हो। तो ये क्या होगा? सलाहकार निकाय होगा, ठीक है। हर साल सतर्कता जागरूकता जो है सप्ताह मनाया जाता है। तो जागरूकता सप्ताह जो है हर साल मनाई जाती है। अब अगला है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो देखिए 2023 में जो है हेनले पासपोर्ट में 80वां स्थान था अपने भारत का। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय ये क्वेश्चन में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सिंगापुर उस समय जब 2023 की रिपोर्ट जो है उसमें सिंगापुर जो है आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इसके जो नागरिक है ना, विश्व में भर में 227 में से 192 पर्यटन स्थलों पर वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए जो नेपाल का है उसके लिए वीजा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो नेपाल विदेशी है हमारे लिए, लेकिन हम उसमें बिना वीजा के भी प्रवेश कर सकते हैं। नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के विशिष्ट और आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित होती है, जापान 5 वर्षों से इसमें पहली बार जो है हेनले पासपोर्ट में सूचकांक में शीर्ष स्थान से खिसक कर कितने स्थान पे आ गया है? तीसरे स्थान पे आ गया है। तो जापान की जो आपकी वीजा है ना, वो बहुत हाई लेवल पे रहती है। तो हेनले पासपोर्ट में हमेशा वो जो है शीर्ष स्थान पे रहता था, ठीक है। बाकी उसमें कुछ नहीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार जो है 57 देशों की वीजा देशों में वीजा मुक्त प्रवेश के साथ भारत जो है 80वें स्थान पे है। यानी कि हम 57 देश में जो है वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि एंटर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है? तो मल्लिका साराभाई जो है ना आपके, ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। साराभाई आप लोगों को मैंने ये इंडिकेट किया कि सबको ध्यान होगा अंतरिक्ष के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। वैसे मल्लिका साराभाई जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पुत्री हैं। तो ये याद ही होगा आप लोगों को, विक्रम साराभाई। मल्लिका एक निपुण कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्यांगना है। मतलब याद रखिए कि शास्त्रीय नृत्य से जो है इनका संबंध है, ठीक है। सारा भाई भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली में अग्रणी प्रतिपादक थे। अब यहाँ पे देखिए कुचिपुड़ी नृत्य दिया है, ये कहाँ की नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की नृत्य है, ठीक है। अंधेरे में किसी ने
पूड़ी खा लिया, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो क्या हुआ, ये कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम किसका है, तो ये है आपका तमिलनाडु का। तो भारत में तू मिल, तो इससे क्या याद रखना है आपको, भारतनाट्यम तमिलनाडु की जो है संस्कृति नृत्य है। और भी नृत्य होता तो याद आ जाता कि कौन से इसके लिए ट्रिक लगता है, अभी मिलेगा कभी तो बताऊंगी। 1977 में उन्होंने अहमदाबाद स्थित प्रदर्शन कला अकादमी दर्पण का नेतृत्व संभाला, जिससे उनकी मां ने दशकों में, ये बस यहाँ पे याद रखिए कि आप सारा भाई जो है आपके शास्त्रीय नृत्य से जो है आपके कनेक्ट मतलब संबंधित है, ठीक है। अब ये रास दांडिया जो है कहाँ की नृत्य है, तो ये आपका नृत्य राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद भांगड़ा कहाँ का है, तो पंजाब भारत, मतलब भांगड़ा का जो वो क्या कहते हैं, उत्पत्ति जो है पंजाब भारत से ही हुई है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। लावणी कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्या है वो, एक संगीत शैली है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि स्विस बैंक जो है, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण, यानी कि स्विस बैंक का ही ये अधिग्रहण करेगी, यानी कि खरीदेगी। तो कौन सी बैंक है ये, यूबीएसबी बैंक है, ठीक है। स्विस बैंक में सब कोई पैसे अपने छुपाते हैं ना। स्विस बैंक यूबीएससी ग्रुप एजी ने स्विट्जरलैंड सरकार और स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण की मध्यस्थता से पूर्णतः स्टॉक सौदे के तहत क्रेडिट सुई को 3 बिलियन स्विस फ्रैंक में खरीदने की सहमति व्यक्त की है। बाकी वो कुछ नहीं है, यूबीएस का जो है ना बैंक, ये नया इतना हाई लेवल का आया है, जो कि स्विस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। तो ये क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विस बैंक कहाँ है, स्विट्जरलैंड में ही है। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 29 जून 1998 को हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन है उसके अभी, तो वो है कोलम केलहर, ठीक है। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है ये 40 नंबर तक, यानी कि आपका जनरल पेपर जो है 40 मार्क्स का ही आता है, तो यहीं पे खत्म होता है। और अगला जो स्टार्ट करेंगे हम, बीपीएससी 3.06 to 8 आया था, उसका स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके 40 तक का, ऐसे ही डिटेल में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आता हो, तो प्लीज आप लोग लाइक करा करें, इससे हमें पता चलता है, ताकि हम आगे बनाने में जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग और नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए, आपको अच्छी चीजें मिल रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जरूर जुड़ें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं किसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।